जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम माटी की मूर्तें नामक रचना को पढ़ेंगे और इसकी दोस्तों एक से अधिक क्लास होंगी क्योंकि इसमें 12 ऐसे टॉपिक हैं जिस पर हमें क्लास लेनी है। तो आज माटी की मूर्तें में पहला जो टॉपिक है वह है रजिया का। ठीक, रजिया का जो टॉपिक है इसको पढ़ेंगे हम। ठीक, और ये क्या है? ये है रेखा चित्र, जिसे लेखक ने शब्द चित्र भी कहा है। ठीक, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हैं तो इस नंबर पर हमें मैसेज कर दें। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दूंगा ताकि चैनल पर डलने वाली जो भी वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो, उसकी लिंक वहां पर डाल दी जाती है तुरंत। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करो। उसके बाद अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो क्लास लाइक करना है और कमेंट करना है। ठीक, अब पढ़ते हैं। रचना कौन सी है? माटी की मूर्तें। रचना का नाम है माटी की मूर्तें। विधा कौन सी है? ये रेखा चित्र है। ठीक, रेखा चित्र है। लेखक कौन है इसके माटी की मूर्तें के? राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी। इनका प्रकाशन कब हुआ था? 1946 में। इनकी रचना की बात करें तो लेखक ने कहां पर रची थी? ये हजारीबाग जेल में रची थी। ठीक, हजारीबाग जब जेल में बंद थे लेखक, तभी वहां पर इन्होंने सोचा कि कहीं अपने आसपास के जो व्यक्तित्व हैं उन पर रेखा चित्र लिखा जाए। ठीक, विषय क्या है इसका? लेखक इस रेखा चित्र में अपने गांव और ननिहाल के 12 लोगों का चित्रण कर किया है लेखक ने इसमें। तो माटी की मूर्ति में कितने लोगों का चित्रण है? 12 लोगों का चित्रण है। ठीक, राम वृक्ष पुरी जी का जन्म 1899 में हुआ और 1968 में इनकी मृत्यु हुई। बेनीपुरी गांव है मुजफ्फरपुर बिहार में। ठीक, 1942 स्वतंत्रता आंदोलन में ये हजारीबाग जेल में गए थे। तो स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांति में ये जेल में गए थे। कौन सी जेल में? हजारीबाग की जेल में। और वहीं पर इन्होंने ये रेखा चित्र लिखा है। भूमिका देखते हैं दोस्तों सबसे पहले इसकी भूमिका। ये माटी की मूर्ति में क्या कहते हैं लेखक, देखते हैं कि जब कभी आप गांव की ओर निकले होंगे, आपने देखा होगा किसी बड़ या पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर कुछ मूर्तें रखी हैं, माटी की मूर्तें। दोस्तों एक निबंध भी है, एक निबंध है जो सेम टू सेम इससे मिलता जुलता उसकी भाषा आपको दिखाई देगी। उसकी लिंक मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो उसको एक बार देख लेना है आपको। वो भी पढ़ा दिया है मैंने। ठीक, ये मूर्तें न इनमें कोई खूबसूरती है न रंगीनी, फलतः बौद्ध या ग्रीक रोमन मूर्तियों के हम सेदाई, यदि उनमें कोई दिलचस्पी न ले, उन्हें देखते ही मुंह मोड़ ले, नाक सिकोड़ ले, तो अचरज की कौन सी बात। यानी लेखक कह रहा है कि हम विदेशी मूर्तियों के चाहने वाले अगर गांव की इन मूर्तियों से मुंह मोड़ ले तो कोई अचरज की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है। हम लोग हमेशा विदेशी चीजों के प्रति आकर्षित हुए हैं और अपनी चीजों का हमने अपनी चीजों के प्रति उदासीन हो गए अपन। ठीक, किंतु इन कुरूप बदशकल मूर्तों में भी एक चीज है, शायद उस ओर हमारा ध्यान नहीं गया। वह है जिंदगी। वह है जिंदगी। ये माटी की बनी है, माटी पर घरी है, इसलिए जिंदगी के नजदीक है, जिंदगी से सराबोर हैं। ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती हैं, नाराज होती हैं,
साप देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। ये मूर्तियों की विशेषता बताई है यहाँ पर। ये मूर्तें न तो किसी आसमानी देवता की होती हैं, न अवतारी देवता की। गांव के किसी साधारण व्यक्ति मिट्टी के पुतले ने ही किसी असाधारण अलौकिक कर्म के कारण एक दिन देवत्व प्राप्त कर लिया, देवता में गिना जाने लगा और गांव के व्यक्ति व्यक्ति के सुख दुख का दृष्टा सृष्टा बन गया। ये जिंदगी के नजदीक ही नहीं है, जिंदगी में समाये हुई है। इसलिए जिंदगी के हर पुजारी का सिर इनके नजदीक आप ही आप झुक जाता है, यानी इनके आगे अपने आप सिर झुक जाता है। बौद्ध और ग्रीक रोमन मूर्तियां दर्शनीय हैं। बौद्ध तो अपने देश की हैं, लेकिन ग्रीक विदेश की हैं। मूर्तियां दर्शनीय हैं, वंदनीय हैं। तो ये माटी की मूर्तें भी उपेक्षणीय नहीं है। यानी अगर आप बौद्ध धर्म की मूर्तियां देखकर या ग्रीक रोमन की मूर्तियां देखकर उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, रोमांचित होते हैं, तो गांव की ये मूर्तियां उनसे अलग नहीं है, इनका महत्व भी उतना ही है। ठीक, क्या आपने कभी सोचा है आपके गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कहानियां, कथाएं, जीवनियां राजा रानियों, ऋषि मुनियों, नायकों, नेताओं की कहानियों, कथाओं और जीवनियों से कम मनोरंजक, प्रोज्वल और उत्साहवर्धक नहीं। यानी इनकी कहानी और जीवनियां इनकी भी महत्वपूर्ण है, इन महत्वपूर्ण लोगों, गांव के महत्वपूर्ण लोगों की। हजारी बाग सेंट्रल जेल के एकांत जीवन में अचानक मेरे गांव और ननिहाल। तो प्रश्न बन सकता है इस रेखा चित्र में कहां कहां के रेखा चित्र हैं? एक तो अपने गांव के और उनके ननिहाल के। कुछ ऐसे लोगों की सूरत मेरी आंखों के सामने आकर नाचने लगी और मेरी कलम से चित्रण की याचना करने लगी। उनकी इस याचना में कुछ ऐसा जोर था कि अंततः यह माटी की मूर्तें तैयार होकर रही। हाँ, जेल में रहने के कारण बेजू मामा भी इनकी पात में आ बैठे और अपनी मूरत मुझसे गढ़वा बैठे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेजू मामा नामक जो रेखा चित्र है, न तो ये इनके ननिहाल का पात्र है और न इनके गांव का। यह इन्हें हजारीबाग जेल में मिला था, इसलिए उनके रेखा चित्रों की सूची में शामिल हो गया बेजू मामा। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, बेजू मामा। ठीक, मैं साफ कह दूं, ये कहानियां नहीं जीवनियां हैं, जीवनियां। तो ये कथन आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। लेखक ने कहानियां नहीं जीवनियां मानी है। ये चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं। जानता हूं कला ने उन पर पच्चीकारी की है, किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया कि रग रग में मूल रेखाएं ही गायब हो जाए। मैं उसे अच्छा रसोइया नहीं समझता जो इतना मसाला रख दे कि सब्जी का मूल स्वाद ही नष्ट हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। कौन सी रचना का है? माटी की मूर्तें की भूमिका का। ठीक, कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। तो ये कथन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। डरता था जब इन्होंने ये रेखा चित्र लिखा, तो लेखक के मन में कई चिंताएं रहती थी। पता नहीं पाठकों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, ये इस बारे में कहा, लेकिन इन्होंने लिखा कि डरता था सोने चांदी के इस युग में मेरी ये माटी की मूर्तें कैसे कैसे पूजा पाती हैं, किंतु इधर इनमें से कुछ जो प्रकाश में आई, हिंदी संसार ने उन्हें सिर आंखों पर पा लिया, सिर आंखों पर लिया।
और ये भूमिका कब लिखी? 1946 में लिखी रामरक्ष बेनीपुरी जी ने। तो दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध रही इनकी रेखा चित्र हैं जो। इसके बाद में 1946 में इन्होंने भूमिका लिखी और फिर 1953 में इसी को नया रूप दिया और इसमें एक और रेखा चित्र जोड़ा। किसका? रजिया का। तो आपको ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है कि पहले संस्करण में रेखा चित्र में रजिया नामक रेखा चित्र नहीं था। दूसरे संस्करण में रजिया नाम का रेखा चित्र इसमें इस सूची में शामिल हुआ। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। यह माटी की मूर्तें सोने की मूर्तें सिद्ध हुई 6-7 साल बाद इन्होंने नवीन संस्करण निकाला इसका। उसमें कहा कि बहुत प्रसिद्ध रही, बहुत इनकी प्रतियां बिकी। कितनी प्रतियां बिकी? 60,000 प्रतियां बिक चुकी थी इनकी माटी की मूर्तों की। इस नवीन संस्करण में एक मूर्त और जोड़ दी गई है, रजिया की। तो दोस्तों पहले संस्करण में रजिया का रेखा चित्र नहीं था। क्रम में भी कुछ परिवर्तन किया गया है और पाठ में भी इसे आदि से अंत तक सचित्र भी कर दिया गया है। पहले इसमें चित्र भी नहीं थे, बाद में इसको इसमें चित्र भी ऐड कर दिया गया। क्या मैं आशा करूं इस नए रूप में यह और भी पसंद आ जाएगी? तो लेखक कहता है कि पहले चित्र नहीं थे और एक और इसमें मूर्त जोड़ दी है रजिया नाम की। तो अब लगता है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पहले से अधिक पसंद आएगी। तो बिल्कुल हमें बहुत पसंद आती है, ये आई है। माटी की मूर्ति में 12 लोगों का चित्रण है। कौन कौन? पहले नंबर पर है रजिया, दूसरे नंबर पर बलदेव सिंह, तीसरे नंबर पर सरजू भैया, चौथे नंबर पर मंगर, पांचवें नंबर पर रूपा की आजी, छठवें पर देव, सातवें पर बाल गोविंद भगत, आठवें पर भोजी, नौवें पर परमेश्वर, 10वें पर बेजू मामा जो जेल में मिले थे इनको। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कहां पर मिले थे? जेल में। न तो ननिहाल के पात्र न गांव के। सुबान खा और बुदिया, ये 12 लोग इस रेखा चित्र की सूची में शामिल हैं, माटी की मूर्ति में शामिल हैं। अब सबसे पहला जो रेखा चित्र है, सबसे पहली जो मूर्त है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक, किसकी है? सबसे पहले रजिया की। किसकी है? रजिया की। कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी का हेकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गोडाई, भर बाह की बूटेदार कमीज पहने, काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे, गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान वह छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। अपने बचपन की उस रजिया की स्मृति ताजा हो उठी जब मैं अभी उस दिन अचानक उसके गांव में जा पहुंचा। तो दोस्तों लेखक जब जेल में बंद रहता है तो उसे अपने जो आसपास के परिचित व्यक्तित्व थे उनके ऊपर कुछ लिखने का मन हुआ और इसी तरह रजिया के ऊपर भी इन्होंने लिखा। हाँ, यह मेरे बचपन की बात है। मेरे लिए यह रूप रंग सचमुच अजीब था। रजिया एक मुसलमानिन थी और मुसलमानों के कपड़े, रहन सहन, पहनावा हिंदुओं से अलग रहता था और लेखक बचपन में जब रजिया को देखता है तो उसे अजीब सा लगा रजिया के रूप रंग को देखकर, उनके पहनावे को देखकर। लेखक कहता है कि ठेठ हिंदुओं की बस्ती है मेरी और मुझे मेले पेठिए में भी अधिक नहीं जाने दिया जाता, तो मैं इस तरह के रूप रंग, इस तरह के पहनावे से परिचित नहीं हुआ, यह मेरे लिए अजीब है। अब इसे लेखक को मेले में क्यों नहीं जाने दिया जाता? क्योंकि सुना है बचपन में एक मेले में खो गया था। लेखक बचपन में एक मेले में खो गया था, मुझे कोई ओघड़ लिए जा रहा था।
तो क्या होता है, बचपन में जब ये मेले में गया था तो खो गया था और उसे ओगड़ पकड़ कर ले जा रहा था। लेकिन तभी कोई गांव की लड़की होती है, उसे देख लेती है लेखक को कि अरे भाई इसको छोड़ो, ये हमारे गांव का लड़का है। तब जाकर वो उसको बचा कर लाई, नजर पड़ी और मेरा उद्धार हुआ। मैं माँ बाप का इकलौता, ये इकलौता बेटा था। माँ चल बसी थी इसकी, और लेखक अब मौसी के पास रह रहा था। ठीक, इसलिए उनकी एकमात्र धरोहर को मौसी आंखों में जुगो कर रखती। यानी ना तो इसके बहन है, ना कोई भाई है, केवल अकेला है। इसकी माँ चल बसी है, तो ये अपनी मौसी के यहाँ रहता था। ठीक, मैं उसे एकटक घूरने लगा। किसे? रजिया को। जब रजिया को इसने देखा तो उसे घूरने लगा, इसको अजीब लगा उसका पहनावा। ठीक, रजिया की माँ, जिसे प्राय ही अपने गांव में चूड़ियों की खचियां लेकर आते देखता आया था, अब तक उसे अकेले ही आते जाते देखा था। हाँ, कभी कभी उसके पीछे कोई मर्द होता जो चूड़ियों की खांची ढोता। यह बच्ची आज पहली बार आई थी और न जाने किस बाल सुलभ उत्सुकता ने उसे मेरी ओर खींच लिया था। तो पहले भी रजिया की माँ इनके गांव में चूड़ियां लेकर आती थी, लेकिन वो पहले या तो अकेली आती थी या उसके साथ कोई मर्द आता था जो उसकी चूड़ियों को सिर पे रखकर इधर उधर घूमता था, और रजिया की माँ चूड़ियां बेचती थी। ये जो लड़की आई है रजिया नाम की, वो पहली बार ही आई थी, तो ऐसा कह रहा है लेखक। शायद वह यह भी नहीं जानती थी कि किसी के हाथ का खाना किसी के निकट पहुंचने से ही छू जाता है। जब रजिया आती है गांव में चूड़ियां बेचने उसकी माँ के साथ, तो लेखक जब बालक रहता है तो खाना खाते रहता है ये, और रजिया उसके पास चली जाती है। अब रजिया की माँ है उसे डांटती हैं, क्योंकि छुआछूत का जो चलन था वो कई सालों से हमारे भारत में रहा है। कोई बाहर का व्यक्ति अगर खाते वक्त अपने चूल्हे के आसपास या खाते वक्त अपने पास आए, तो हम उसे अच्छा शगुन नहीं समझते, उसे छुआछूत का नजरिया से देखते हैं। उसकी माँ जब अचानक चीख उठी, वह ठिठकी, सहमी, उसके पैर तो वहीं बंद गए, किंतु इस ठिठक ने उसे मेरे बहुत निकट ला दिया, इसमें संदेह नहीं। मेरी मौसी झट उठी, घर में गई और दो ठेकुए और एक कसार, ये दोस्तों खाने की सामग्री है। ये हमारी तरफ तो नहीं बनती, अगर आपकी तरफ बनती हो तो बताएं मुझे क्या चीजें हैं ये। ठीक, तो क्या बनाया था उस दिन लेखक के घर? ठेकुए और कसार लेकर उसके हाथों में रख दिए। वह लेती नहीं थी, किंतु अपनी माँ के आग्रह पर हाथ में रख तो लिया, किंतु मुंह से नहीं लगाया। मैंने कहा, खाओ न, क्या तुम्हारे घर में ये सब नहीं बनते? छठ का व्रत नहीं होता? तो उस समय क्या था? छठ का व्रत था, जब रजिया पहली बार आई थी। छठ का व्रत, ठीक, छठ का व्रत। कितने प्रश्न, किंतु सबका जवाब न में ही दिया उस रजिया ने। बहुत सारे सवाल लेखक ने किए। आगे देखो, जब उसकी माँ नई खरीदारियों की तलाश में मेरे आंगन से चली, रजिया भी उसके पीछे होली। खाने और मुंह धोने के बाद अब मैं उसके पास था। तो क्या होता है, जैसे रजिया की माँ इनके लेखक के घर से अपनी खांची को उठाकर दूसरे के घर जाने लगती है, तो लेखक जल्दी से हाथ मुंह धोकर रजिया के पीछे पीछे चल देता है। तब इस प्रतिक्रिया पर उसकी माँ बोली, रजिया की माँ बोली कि अरे ओ बबुआ जी, रजिया से ब्याह कीजिएगा क्या? फिर बेटी की ओर मुखातिब होती मुस्कुराहट में कहा, क्यों रे रजिया, यह दूल्हा तुम्हें पसंद है? उसका यह कहना कि मैं मुड़कर भागा। ब्याह एक मुसलमानिन से? तो रजिया धर्म की कौन थी? मुसलमान थी। रजिया चूड़ी हारिन वह इसी गांव की रहने वाली थी। बचपन में इसी गांव में रही और जवानी में भी, क्योंकि मुसलमानों में गांव में ही शादियां हो जाती है ना।
और यह अच्छा हुआ क्योंकि बहुत दिनों तक प्रायः ही उससे अपने गांव में ही भेंट हो जाया करती थी। मैं पढ़ते पढ़ते बढ़ता गया। बढ़ने पर पढ़ने के लिए शहरों में जाना पड़ा। छुट्टियों में जब तब आता, इधर रजिया पढ़ तो नहीं सकी, हाँ बढ़ने में मुझसे पीछे नहीं रही। वह कुछ प्रगल्भ हो गई है, मुझे देखते ही दौड़कर निकट आ जाती, प्रश्न पर प्रश्न पूछती, अजीब अटपटे प्रश्न रजिया के। कहती हैं, देखिए तो ये नई बालियां आपको पसंद हैं? क्या शहरों में भी ऐसी बालियां पहनी जाती हैं? मेरे निकट आने के पहले वह इधर उधर देखती और जब कुछ बातें करती तो ऐसी चौकन्नी सी कि कोई देख न ले, सुन न ले। एक दिन जब वह इसी तरह बातें कर रही थी तो मेरी भौजी ने कहा, देखियो री रजिया, बबुआ जी को फुसला नहीं लीजियो। वह उनकी ओर देखकर हंस तो पड़ी, किंतु मैंने पाया उनके दोनों गाल लाल हो गए थे शर्म के मारे। मैंने ध्यान दिया, जब हम लोग कहीं मिलते हैं, बहुत सी आंखें हम पर भालों की नोक ताने रहती हैं। तो ये कथन आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि जब हम मिलते हैं तो बहुत सी आंखें में भालों की नोक की तरह ताने रहती हैं। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। रजिया नामक रेखा चित्र से लिया गया है ये। ठीक, माटी की मूर्ति में भी रजिया का है। ठीक, आगे देखो। हाँ, रजिया अपने पेशे में निपुण होती जाती थी, यानी वह चूड़ी बेचने के काम में माहिर होती गई। चूड़ी हारिन के पैसे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंगी चूड़ियां हो, सस्ती टिकाऊ टटके से टटके फैशन की, बल्कि यह पैसा चूड़ियों के साथ चूड़ी हारिनों में बनाव श्रृंगार रूप रंग नाजो अदा भी खोजता है, जो चूड़ी पहनने वालियों को ही नहीं उनको भी मोह सके जिनकी जेब से चूड़ियों के लिए पैसे निकलते हैं। सफल चूड़ी हारिन वही हैं। यानी लेखक कहता है कि चूड़ी बेचने के लिए केवल चूड़ियों का होना ही जरूरी नहीं है, चूड़ी बेचने के लिए वो कला भी अपने अंदर होनी चाहिए जिससे हम ग्राहक को रिझा लें और वह तुरंत चूड़ियां खरीदने के लिए राजी हो जाए। यह रजिया की मां भी किसी जमाने में क्या कुछ कम रही होगी। खंडर कहता है कि इमारत शानदार थी, यानी रजिया की मां का सौंदर्य भी बहुत था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि खंडर कहता है इमारत शानदार थी। कौन सी रचना का कथन है? तो माटी की मूर्ति में रजिया नामक जो शीर्षक है उसमें है ये। ठीक, ज्यो ज्यो शहर में रहना पड़ता गया, रजिया से भेंट भी दुर्लभ होती गई। और एक दिन वह भी आया जब बहुत दिनों पर उसे अपने गांव में देखा। पाया उसके पीछे एक नौजवान चूड़ियों की खांची सिर पर लिए हैं। मुझे देखते ही वह सहमी सिकुड़ी और मैंने मान लिया उसका पति हसन है। यह उसका पति हसन है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। रजिया के पति का क्या नाम है? हसन नाम है। एक दिन वह भी आया, मैं भी खाबिंद बना। खाबिंद यानी पति, यानी इसकी भी शादी हुई। खाबिंद यानी पति होता है। ठीक, मेरी रानी को सुहाग की चूड़ियां पहनाने उस दिन रजिया आई और उस दिन मेरे आंगन में कितनी धूम मचाई इस नटखट में। जीवन का रथ खुरदरे पथ पर बढ़ता गया, मेरा भी रजिया का भी। इसका पता उस दिन चला जब बहुत दिनों पर उससे अचानक पटना में भेंट हो गई। कहां पर? पटना में। इन दिनों पटना में था, यो कहिए पटना सिटी में एक छोटे से अखबार में था। छोटे से अखबार में था।
तो पटना में अखबार में कार्य करता था, लेखक अखबार के कार्यालय में। एक दिन मैं चौक के एक प्रसिद्ध पान वाले की दुकान पर पान खा रहा था। मेरे साथ मेरे कुछ प्रशंसक नवयुवक थे। एक दो बुजुर्ग भी आकर खड़े हो गए। हम पान खा रहे और कुछ चुगलें चल रही यानी बातचीत चल रही थी कि एक बच्चा आया और बोला, बाबूजी, वह औरत आपको बुला रही है। जिस ओर बच्चे ने उंगली से इशारा किया था, पेड़ के नीचे चबूतरे की तरफ से एक स्त्री बढ़ी आ रही है और निकट पहुंचकर वह कह उठी, सलाम मालिक। कौन थी वह औरत? रजिया। मेरे मुंह से निकल पड़ा, रजिया यहाँ कैसे? तब रजिया कहती है कि सौदा सुलह करने आई हूं मालिक। अब तो नए किस्म के लोग हो गए हैं ना। अब लाह की चूड़ियां ये कहाँ किसी को भाती हैं। नए लोग नई चूड़ियां, साज सिंगार की कुछ और चीजें भी ले जाती हूँ, जैसे पाउडर, क्लिप, क्या क्या चीजें न। नया जमाना, दुल्हनों के नए नए मिजाज। जब मैंने जाने की बात की, हसन की ओर देखकर बोली, क्या देखते हो, जरा पान भी तो मालिक को खिलाओ। कितनी बार हुमच हुमच कर भर पेट ठूंस चुके हो बाबू के घर। जब हसन पान लाने चला गया, रजिया ने बताया, किस तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे गांव हैं जहां के हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे नहीं खरीदते। अब हिंदू चूड़ीहारी ने हैं, यानी अब हिंदू की औरतें भी चूड़ियां बेचने लगी हैं। हिंदू दर्जी हैं, यानी अब कपड़े भी हिंदू सिलने लगे हैं। पहले ये काम केवल मुसलमानों का होता था। इसलिए रजिया ऐसे खानदानी पैसे वालों को बड़ी दिक्कत हो गई है, यानी अब जिनका एक खानदानी पैसा था उनको अब दिक्कत आने लगी है। उनकी ज्यादा दुकानें नहीं चलती। किंतु रजिया ने यह खुशखबरी सुनाई, मेरे गांव में यह पागलपन नहीं है और मेरी रानी तो सिवा रजिया के किसी दूसरे के हाथ से चूड़ियां लेती ही नहीं। हसन का लाया हुआ पान खाकर जब मैं चलने को तैयार हुआ, वह पूछने लगी, मेरा डेरा कहाँ है? मैं बड़े पैसों पैस में पड़ा। डरिए मत मालिक, अकेले नहीं आऊंगी, यह भी रहेगा। और दूसरे दिन पाता हूँ रजिया मेरे डेरे पर हाजिर है। मालिक, ये चूड़ियां रानी के लिए कहकर मेरे हाथों में चूड़ियां रख दी। यानी दूसरे दिन वह लेखक के पते पर पहुंच गई और लेखक को लेखक की पत्नी के लिए चूड़ियां सौंप दी। जब लेखक ने कहा कि तुम तो घर पर जाती ही हो, लेती जाओ, वहीं दे देना, तब रजिया बोली, नहीं मालिक, एक बार अपने हाथ से भी पिन्हा देखिए। और वह खिलखिला पड़ी। हाँ, तो अचानक अब क्या होता है कि यहाँ तक की घटना उसने बताई। अब लेखक बहुत सालों बाद फिर रजिया के गांव जाता है। जब वह बहुत बड़ा नेता बन चुका था, तब तक लेखक थी। बहुत सालों बाद की अब घटना शुरू होती है। हाँ, तो अचानक उस दिन उसके गांव में पहुंच गया, चुनाव के चक्कर में। चुनाव का चक्कर जहां न ले जाए, जिस ओघट घाट पर न खड़ा कर दे। यानी चुनाव के दिन नेताओं को पता नहीं कहां कहां जाना पड़ता है वोट के लिए। आगे देखो, यह रजिया का गांव है। यहाँ रजिया रहती थी। किंतु क्या आज मैं यहाँ यह भी पूछ सकता हूँ कि यहाँ कोई रजिया नाम की चूड़ीहारी रहती थी या है? हसन का नाम लेने में भी शर्म लगती है। मैं वहां नेता बनकर गया था, मेरा जय जयकार हो रहा था। कुछ लोग मुझे घेरे खड़े थे
जिसके दरवाजे पर जाकर पान खाऊंगा वह अपने को बड़भागी समझेगा, जिससे दो बातें कर लूंगा वह स्वयं चर्चा का एक विषय बन जाएगा। इस समय मुझे कुछ ऊंचाई पर ही रहना चाहिए। जीप से उतरकर लोगों से बातें कर रहा था, या यूं कहिए कि कल्पना के पहाड़ पर खड़े होकर एक आने वाले स्वर्ण युग का संदेश संदेश लोगों को सुना रहा था। किंतु दिमाग में कुछ गुत्थियां उलझी थी कि अचानक लो, यह क्या, वह रजिया चली आ रही है। रजिया, वह बच्ची, यानी रजिया की जो पोती थी, उसकी शक्ल भी रजिया की तरह थी। और भीड़ में जब वो आती दिखाई देती है तो लेखक को लगता है कि अरे, ये तो बिल्कुल बचपन वाली रजिया की हम शक्ल हैं। अरे, रजिया फिर बच्ची हो गई, कानों में वही बालियां, बीच में 40-45 साल का व्यवधान। अरे, मैं सपना तो नहीं देख रहा। दिन में सपना, वह आती हैं, सलाम करती हैं और मेरा हाथ पकड़कर कहती हैं, चलिए मालिक मेरे घर। मैं धो चक्का, कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, यह सपना है कि कानों में सुनाई पड़ा। एक कह रहा है कि कैसी शौख लड़की है, दूसरा बोलता है ठीक अपनी दादी जैसी, और तीसरे ने मेरे होश की दवा दी कि यह रजिया की पोती है बाबू, बेचारी बीमार पड़ी है, आपकी चर्चा अक्सर किया करती हैं, बड़ी तारीफ करती हैं आपकी। बाबू फुर्सत हो तो जरा देख लीजिए उसे। अब लेखक रजिया की उस पोती के साथ रजिया के घर चला जाता है। रजिया के आंगन में खड़ा हूं, हसन चल बसा है। तो हसन चल बसा है उस समय, किंतु अपने पीछे 3 हसन यानी 3 लड़के छोड़ गया। बड़ा बेटा कलकत्ता कमाता है, मझला पुश्तैनी पैसे में लगाया इन चूड़ियों के काम में, और छोटा शहर में पढ़ रहा है। यह बच्ची बड़े बेटे की बेटी है। दादा का सिर पोते में, यानी दादा की शक्ल पोतों से मिलती है और दादी का चेहरा पोती में। हूबहू रजिया, दूसरी रजिया। यह दूसरी रजिया मेरी उंगली पकड़े आंगन से पुकार रही है, दादी, ओ दादी, घर से निकल, मालिक दादा आ गए। रजिया ने अपनी पोती को तो भेज दिया, किंतु उसे विश्वास न हुआ कि हवा गाड़ी पर आने वाला नेता अब उसके घर तक आने की तकलीफ कर सकेंगे। और जब सुना मैं आ रहा हूं तो बहुओं से कहा, जरा मेरे कपड़े तो बदलवा दो, मालिक से कितने दिनों बाद भेंट हो रही है ना। उसकी दोनों पतोहुए सहारा देकर उसे सहारा देकर आंगन में ले आई। रजिया, हाँ, मेरे सामने रजिया खड़ी थी। युवती पतली, दुबली पतली, दुबली पतली, रूखी सूखी, किंतु जब नजदीक आकर उसने मालिक सलाम कहा, उसके चेहरे से एक क्षण के लिए झुर्रियां कहाँ चली गई, जिन्होंने उसके चेहरे को मकड़ जाला बना रखा था। मैंने देखा उसका चेहरा अचानक बिजली के बल्ब की तरह चमक उठा, और चमक उठी वे नीली आंखें जो कोटरों में धम धस गई थी, और चमक उठी है आज फिर वे चांदी की बालियां, और उसके चेहरे पर फिर अचानक लटक कर चमक रही हैं वे लटें जिन्हें समय ने धो पोंछ कर श्वेत बना दिया है। तो दोस्तों, 12 लोगों के चित्रण में यह था एक रजिया का चित्रण। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बलदेव सिंह के रेखा चित्र के साथ, बलदेव सिंह के चरित्र चित्रण के साथ। तो इस क्लास में इतना ही दोस्तों। क्लास को लाइक करना है, ठीक, और कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप नए हो चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।